नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैंने पिछले महीने में पूछे गए सभी इम्पॉर्टेंट सवाल को कवर किया है। अगर आप भी इस एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। वहीं पे इसी सीरीज़ में मैंने पिछले 2 महीने से जो भी वीडियोस निकाले हुए हैं वो सबको भी कवर करता हुआ वीडियो को मैंने आपको प्लेलिस्ट में दे रखा है। डेफिनेटली चैनल पेज पे जाके उन्हें भी चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों, आपको पहले ही बता दूं कि NISM 5A का जो पैटर्न है अभी थोड़ा बदल रहा है। पहले जहां पे 20 स्टूडेंट जहां पे एग्ज़ाम देने जाते थे तो कम से कम 15 से 16 लोगों का जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाता था, 4 लोग का जो है एग्ज़ाम रह जाता था। बट अभी जिस तरह से पैटर्न चेंज हुआ है, डिफ़िकल्टी लेवल इस तरह से बढ़ी है कि 20 में से केवल एक बच्चा है जो कि एग्ज़ाम को क्लियर कर पाता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे अभी मैं जो सवाल को डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें सवाल दिया है और 5 ऑप्शंस दिए हैं। उन पाँचों में से एक को करेक्ट है उसको टिक नहीं करना है आपको, बल्कि इन पाँचों में से कौन कौन से करेक्ट हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आप जो है ज़्यादा फोकस करें, या ना कि आप क्वेश्चन का क्या आंसर है उसको रट के जाएं। क्योंकि कई बार हम लोग जब भी MCQ एग्ज़ाम देने जाते हैं हम लोग जो है आंसर रट के चले जाते हैं, और होता यह है कि अगर कॉन्सेप्ट जो है हमारे स्ट्रांग नहीं है तो हम लोग जो है वही आंसर टिक करके चले जाते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो वीडियोज़ हैं, कहीं ना कहीं जो बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो जिम्मेदार है, क्योंकि हमें लगता है कि वही सवाल पूछा गया है और हम लोग जो है उसका आंसर टिक कर लेते हैं, हम क्वेश्चन तक नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन को जो है आप बार बार पढ़िए, उसको समझिए कि क्या पूछना चाहता है, और उससे इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर आप ध्यान दें। NISM 5A का जो कोर्स है अभी यूट्यूब में भी अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। www.mocktestchannel.com पे जाइए। NISM 5A का कोर्स है, 599 रुपीज़ का है, ज़्यादा महंगा नहीं है। आप वहाँ जाएं और इस कोर्स को डेफिनेटली अटेंड करें। सारा कॉन्सेप्ट आपका बिल्डिंग एक बार कंप्लीट हो जाए तो उसी वेबसाइट पे आपको जो है मॉक टेस्ट मिल जाएगा। उस मॉक टेस्ट को अटेंड करें और खुद से जज करें कि आपका क्या लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। और अगर आपको लगता है कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन तगड़ी है तो फिर आप डेफिनेटली जाएँ एग्ज़ाम देने के लिए। दोस्तों, अगर इस तरह का होमवर्क अगर आप करने के लिए रेडी नहीं हैं तो कई बार हमें जो है इस एग्ज़ाम को 2-3 बार देना पड़ जाता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो। इसलिए आप डेफिनेटली जो है मैं जिस तरह के स्टेप्स आपको बता रहा हूँ वो सारे स्टेप्स को फॉलो करें और इस एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करके मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम इस तरह के जो वीडियोस बनाते हैं तो इसमें काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं, काफ़ी सारे रिसोर्सेस लगते हैं। तो आपकी तरफ से मैं बस 2 छोटा सा हेल्प मांग रहा हूँ। एक है कि इस वीडियो पे लाइक कीजिए, दूसरा है कि इस वीडियो पे नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ओके या थैंक यू बस लिख दीजिए। इससे होगा ये दोस्तों कि यूट्यूब एल्गोरिदम को लगेगा कि ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट्स के लिए, और ये वीडियो को बाकी सब लोगों तक पहुँचने में इससे मदद मिलेगी। तो डेफिनेटली दोस्तों, हम अपने बारे में सोचते हैं, बाकी स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचें कि वो भी जो है आप ही की तरह एफर्ट कर रहे हैं, हार्डवर्क लगा रहे हैं ताकि वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। दूसरा दोस्तों, अगर आप हमारे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को भी जो है प्रेस कर दें। सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप जानते हैं ये बात, बट इससे हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जब हम देखते हैं कि सब्सक्राइबर नंबर्स बढ़ रहे हैं तो हमारी तरफ से भी मेहनत अपने आप टीम की बढ़ने लगती है, और वो भी सोचते हैं कि चलो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं तो हम लोग और वीडियोज़ को रिलीज़ करें। तो दोस्तों, शुरुआत करता हूँ यहाँ पे पहले सवाल से। अ क्रेडिबल बेंचमार्क ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम शुड बी इन सिंक विद a size of the scheme, B investment objective of the scheme, C investment strategy of the scheme, D expense ratio of the scheme, E asset allocation pattern of the scheme। तो दोस्तों, आपको बताना है कि एक क्रेडिबल बेंचमार्क में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए। आपको यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B, C और E। पहला कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम जो है मैच होना चाहिए बेंचमार्क के साथ। C इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ द स्कीम जो है वो बेंचमार्क का साथ मैच होना चाहिए। E एक्सपेंस रेशियो ऑफ द स्कीम। अगर ये तीनों चीज़ें अगर मैच खाती हैं तो हम उसे एक क्रेडिबल बेंचमार्क मानेंगे। हालांकि आपको पहले से ही पता होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बेंचमार्क और कुछ नहीं होता। जैसे मान लेते हैं निफ्टी 50 को हम लोग बेंचमार्क मानते हैं। क्यों निफ्टी 50 को बेंचमार्क मानते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं जो कि इन्हीं 50 कंपनीज़ में अलग अलग रेशियो में जो है इन्वेस्ट करती हैं।
तो उन सब के लिए जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 50 कहलाएगा। अगर निफ्टी 50 ने 15% का रिटर्न दिया है और उनके निफ्टी 50 वाले जो म्यूचुअल फंड ने अगर 15 नहीं बल्कि 14 या फिर 13% का दिया है तो हम कहेंगे वो अंडर परफॉर्मिंग है। वहीं पे उससे ज़्यादा दिया है तो हम कहेंगे अच्छा परफॉर्मिंग है। तो ये होगी क्रेडिबल बेंचमार्क की बात। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स ELSS are eligible for deduction under Section 80C of the Income Tax Act. However, such schemes have a lock-in period of the date of the investment. आप सभी जानते हैं कि ELSS में जो है आपको 80C की छूट मिलती है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कितने टाइम का लॉक इन पीरियड होता है। आंसर देखिए, A 3 years of the date of allotment of each individual unit, B 3 years of date of original investment even in the case of subsequent purchases, C 5 years from the date of allotment of each individual unit, D if tax exemption is not availed there will not be any lock-in period. तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3 years from the date of allotment of each individual unit. नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। When is consolidated account statement dispatched to the investment? CAS का जो एक स्टेटमेंट होता है वो कब कब हम इन्वेस्टर को देते हैं। A whenever the investor asks for a cash, B bi-monthly for dormant investors, C every month before the 10th of working day of the following month, D whenever there is a transaction in the folio. तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एवरी मंथ बिफोर 10th वर्किंग डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ जो है ये रिपोर्ट जो है इन्वेस्टर को दे दी जाती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अ क्रिटिसिज्म ऑफ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इज, यहाँ पे पूछा गया है जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट क्या है। ए इन्वेस्टमेंट इज और द सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स, बी over a period of time the average purchase price will look out higher than if one tries to guess the market highs and lows, C it does not inform an investor when to buy, sell or switch from one scheme to another, D rupee cost averaging has no serious shortcoming. तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कि इट डज नॉट इन्फॉर्म द इन्वेस्टर्स व्हेन टू बाय, सेल और स्विच फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर। बेसिकली ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता क्या है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारे पास एक तो ऑप्शन हो गया कि हम लोग मार्केट को जो है टाइम करने की कोशिश करें कि जब मार्केट एकदम लो पे रहेगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे, जब हाई पे रहेगा तब हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हो गया टाइमिंग द मार्केट। उसी का ठीक ऑपोजिट होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, कि मार्केट भले ऊपर हो या नीचे हो मैं एक फिक्स्ड अमाउंट जो है इन्वेस्ट करता रहूँगा। तो उससे भी जो है अच्छे रिटर्न्स आते हैं, बट कई बार टाइमिंग द मार्केट अगर हम लोग करते हैं तो और भी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, बट वहाँ पे हम लोग और ज़्यादा रिस्क कैरी कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग नेगेटिव पॉइंट पूछें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की तो वो ये रहेगा कि वो हमें ये नहीं बताता कि कब हमें परचेज़ करना चाहिए, कब हमें सेल करना चाहिए या स्विच करना चाहिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ मार्केट मूवमेंट्स है, क्योंकि हम एक ही अमाउंट जो है लगातार हमेशा इन्वेस्ट करते चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फिक्स्ड रेशियो ऑफ एसेट एलोकेशन मीन्स, कि अगर हम कहें कि हमारा एसेट एलोकेशन जो है दोस्तों फिक्स्ड रेशियो पे इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग 30% मान लेते हैं इक्विटी पे करते हैं, 70% डेप्ट पे कहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है ये पूछा है। ए इट इज़ रिलेटिवली एग्रेसिव अप्रोच फॉर मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट्स, बी इन्वेस्टिंग द सेम अमाउंट एवरी मंथ, सी नॉट डूइंग एनी रीबैलेंसिंग, डी balance is maintained by liquidating a part of the position in the asset class with higher return and reinvesting in other asset with lower return। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि ऑप्शन डी, कि बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय लिक्विडेटिंग अ पार्ट ऑफ पोजीशन इन द एसेट क्लास विथ हायर रिटर्न एंड री इन्वेस्टिंग इन द अदर एसेट विथ लोअर रिटर्न। इसको दोस्तों हम लोग आम टर्म्स में रीबैलेंसिंग भी कहते हैं, कि आप खुद देखें कि अगर हम लोगों ने 30% अगर इक्विटी में इन्वेस्ट किया है और 70% डेप्ट में, तो डेफिनेट सी बात है कि कुछ टाइम बाद हो सकता है मार्केट में अगर अच्छी उछाल देखी जाए तो इक्विटी का जो रेशियो है डेप्ट से वो आने वाले टाइम में चेंज हो जाएगा। हो सकता है अगर हम लोग नेट वैल्यू देखेंगे तो 35 और 65 का रेशियो बैठेगा। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि जहाँ पे हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे हम लोग लिक्विडेट करके जहाँ पे हमें जो है कम रिटर्न्स मिल रहे हैं उस तरफ हम लोग उसको शिफ्ट कर लें उस अमाउंट को, जिससे कि हम रिस्क को जो है मैनेज कर पाएँ। तो फिक्स्ड रेशियो ऑफ एसेट एलोकेशन का यही मतलब होता है।
दोस्तों, हालाँकि हम लोग जब भी किसी तरह के कमेंट्स हमें आते हैं बच्चों के, जहाँ पे वो हमें बताते हैं कि हमारा जो है एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है, तो हम लोग जो है उनसे कहते हैं कि प्लीज़ हमें एक रिव्यू वीडियो ज़रूर भेजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स की भी मदद हो सके, उनको भी कुछ फीडबैक मिले कि किस तरह से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक स्टूडेंट मार्गी शाह हैं, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को भी रिसेंटली क्लियर किया है, यानी कि 2-3 दिन पहले ही मुझे उनका मैसेज आया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि इस एग्ज़ाम को उन्होंने क्लियर किया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक डेफ़िनेटली आप जो है टिप वाला वीडियो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बनाइए। तो आइए हम लोग उस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद तुरंत हम लोग जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स पे चलेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम मार्गी शाह है। मैंने हाल ही में NI एग्ज़ाम 5A सीरीज़ के लिए एनरोल किया था और मतलब मेरे स्टाफ, मेरे कलीग्स और जो भी NISM को जानते हैं, उन्होंने मुझे इतना डराया था कि ये एग्ज़ाम कोई भी फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं होता है। And you know what? I'm sharing you one good news, the biggest news for me. I know आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, बट येस, कोई पास नहीं होता है एंड आई क्लियर द एग्ज़ाम ऑन अ वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। मैं जो एग्जामिनेशन सेंटर में थी उसमें भी 20 में से 1 लोग पास हुए। आई एम वन ऑफ देम। और इसका मैं क्रेडिट जो देना चाहूँगी बिकॉज ऑफ मॉक टेस्ट चैनल। मैं यूट्यूब पे मॉक टेस्ट चैनल का एक वीडियो रेफ़र कर रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उनका सब्सक्रिप्शन लिया 599 एंड 299 का, जिसमें 13 चैप्टर्स है, 12 चैप्टर्स एंड 13 इज़ द मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिसिंग के लिए। और सर ने जो एक्सप्लेन किया है, एक एक वर्ड, एक एक टर्मिनोलॉजी कि क्या है टैक्टिकल रिसर्च, क्या है टेक्निकल एनालिसिस, क्या है शार्प रेशो, क्या है बेटा रेशो, क्या है अल्फ़ा रेशो, क्या है एवरीथिंग। जो आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी तो आपको इतना इंटरेस्ट से आप समझ पाओगे ना उसको, मतलब बहुत मज़ा आया। और 67% मार्क्स से मैं पास हुई हूँ। दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट गाइज। प्लीज़ मैं रेफ़र करूँगी कि आप कोई भी एग्ज़ाम जाने से पहले मॉक टेस्ट चैनल का सर का सारे वीडियोस पढ़ के जाइए। आई एम श्योर, मैं बिट मार के कह सकती हूँ कि आप फेल नहीं होगे। It's a really amazing thing. Thank you so much, sir. Thank you, Mock Test channel, for the amazing video to build up someone careers. Thank you, sir. तो दोस्तों, आइए हम लोग जो है अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एसेट एलोकेशन फॉर एनी इन्वेस्टर जनरली डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन दिया है ए एज, बी फाइनेंशियल स्टेटस, सी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कि ऑल ऑफ द अबव। कि एसेट एलोकेशन हम लोग अगर किसी इन्वेस्टर का डिसाइड कर रहे हैं तो इस सारे के सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। कि अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति की एज अगर 70 ईयर्स है तो हम लोग उनको इक्विटी में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग मॉडल पोर्टफोलियो इज़। कि अगर हम लोग मान लेते हैं किसी का मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें लास्ट स्टेप कौन सा होगा। ऑप्शन दिया है ए सेक्टर सिलेक्शन, बी एसेट एलोकेशन, सी स्कीम सिलेक्शन, डी क्लाइंट सिलेक्शन। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो है स्कीम सिलेक्शन। पहले हम लोग जो है क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उसका जो है प्रॉपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, और फाइनल स्टेप में कहीं आता है कि हम लोग कौन से स्कीम में इस व्यक्ति से इन्वेस्ट कराने जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया एज ए कंपनीज, बी ट्रस्ट, सी पार्टनरशिप फर्म, डी NGO। तो दोस्तों, जितनी भी म्यूचुअल फंड हाउसेस होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन एज ट्रस्ट होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंड वुड फॉल अंडर पैसिव मैनेजमेंट। पैसिव मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट में तो आप फ़र्क समझते हैं। एक तो होते हैं एक्टिव फंड मैनेजर, जो लगातार मार्केट में जैसे जैसे मूवमेंट होता है उस तरह से जो है वो आपके पोर्टफोलियो में भी फेरबदल करते हैं। दूसरे होते हैं पैसिव फंड मैनेजर, जिन्होंने ऑलरेडी जो है डिसाइड कर रखा है कि इस पर्टिकुलर पैटर्न में वो जो है इन्वेस्ट करेंगे, और वो जो है पैसिवली बस मॉनिटर करते हैं, वो ज़्यादा फेरबदल नहीं करते। तो इनमें से कौन सा फंड है जिसमें पैसिव मैनेजमेंट की ज़रूरत है, एक्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत है ही नहीं। ऑप्शन है ए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, बी इंडेक्स फंड, सी इक्विटी ग्रोथ फंड, डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है इंडेक्स फंड। कि इंडेक्स फंड बेसिकली आपके इंडेक्स को ही पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है। इंडेक्स में जिस तरह से, जिस परसेंटेज में जो है कंपनीज में आपका अलॉटमेंट हुआ है फंड का, ठीक उसी तरह से जो है आपके इंडेक्स फंड में भी अलॉटमेंट किया जाएगा। इस वजह से इंडेक्स का जिस तरह से रिटर्न रहेगा, ठीक उसी तरह से आपके फंड का भी रिटर्न रहेगा।
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आफ्टर NFO इन ओपन एंडेड फंड ट्रांजैक्शंस कैन बी डन बाय, कि अगर एक बार न्यू फंड ऑफरिंग निकल गया तो ओपन एंडेड फंड में जो ट्रांजैक्शन है वो कौन कौन कर सकता है? ए एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर्स, बी एक्सिस्टिंग एंड न्यू इन्वेस्टर्स, सी न्यू इन्वेस्टर्स, डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है एक्सिस्टिंग एंड न्यू इन्वेस्टर्स। अगर मान लेते हैं NFO के टाइम पे ही अगर उन्होंने यूनिट्स खरीदे हैं तो वो भी एक बार अगर ये फंड ओपन मार्केट में आ जाता है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लेते हैं किसी ने NFO के टाइम पे तो नहीं इन्वेस्ट किया, यूनिट्स नहीं खरीदे, तो वो ओपन एंडेड फंड जब हो जाता है तो भी वो उसमें इन्वेस्ट करके जो है यूनिट्स खरीद सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बिटवीन whom द ट्रस्ट डीड इज एग्जीक्यूटेड, कि ट्रस्ट डीड जो है किन किन के बीच में एग्जीक्यूट किया जाता है? ए ट्रस्टी एंड स्पॉन्सर, बी ट्रस्टी एंड कस्टोडियन, सी ट्रस्टी एंड AMC, डी AMC एंड स्पॉन्सर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ट्रस्टी और कस्टोडियन के बीच में ये ट्रस्ट डीड साइन की जाती है। इसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में दोस्तों चैप्टर्स में कवर किया है, तो इस तरह के जो बेसिक सवाल हैं उस पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से सुना है तो आप हर एक एक व्यक्ति के रोल को अच्छे से समझते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछा जाए तो भी मुझे यकीन है कि जितने स्टूडेंट्स ने चैप्टर्स देखे हैं वो सभी इसका सही जवाब देकर आएंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर कैन बी कंपेयर टू, कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज में कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम लोग स्पॉन्सर्स कहते हैं, उनको हम किन के साथ कंपेयर कर सकते हैं? ए डिपॉजिटर ऑफ अ कंपनी, बी कंपनी डायरेक्टर, सी प्रमोटर ऑफ कंपनी, डी CEO ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों इसका जो डायरेक्ट कंपैरिजन हम लोग प्रमोटर ऑफ द कंपनी के साथ कह सकते हैं, कि जैसे आप जानते हैं शेयर मार्केट में जब भी कोई कंपनी की जो शेयर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है प्रमोटर्स का भी होता है, क्योंकि एक्टिवली उस कंपनी को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो उनके साथ जो है हम लोग म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। डिविडेंड्स विच आर पेड बाय म्यूचुअल फंड्स कैन बी पेड आउट ऑफ, कि म्यूचुअल फंड जो है डिविडेंड बांटती है तो कहाँ से बांटती है, कैसे बांटती है? ए प्रॉफिट्स ऑफ AMC, बी मार्क टू मार्केट प्रॉफिट्स, सी ऑल रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड गेन्स, डी डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस ओनली। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस ओनली। अगर किसी फंड के पास एक्सेस में जो है अमाउंट बचता है जो कि सरप्लस में है, जिससे कि वो कोई और नए जगह पे जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो उसे वो जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों इस सवाल के साथ हम आ चुके हैं इस वीडियो के अंत में। अगर आपको इस वीडियो में बताई हुई जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो पे लाइक और जैसे मैंने आपको पहले कहा था एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री होता है बट इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।